हमारे द्वारा यूट्यूब पर चलाई जा रही इस सीरीज़ की क्लास में, जिसमें हम लगातार सभी मनोवैज्ञानिकों की बात डिटेल में कर रहे हैं, उनसे क्या पीवाईक्यू क्वेश्चन बनते हैं, ट्रिक्स का उपयोग करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से सीडीपी को बहुत आसान शब्दों में दिमाग में बैठाला जा सके। इसी सीरीज़ में आज हम लेकर चलते हैं हॉवर्ड गार्डनर की ओर, जो प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। यदि आप हमारी सीरीज से जुड़ते हैं तो सीटेट, सुपरटेट, रीट, केबीएस और डीएसएसबी जैसे एग्जाम्स में आपको बहुत सुविधा होने वाली है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हॉवर्ड गार्डनर, जिनका सबसे प्रमुख सिद्धांत बहुचर्चित रहा है, वह सिद्धांत है बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंसेस थ्योरी भी कहते हैं। इनके मुख्य विचार की बात कर लेते हैं तो हर व्यक्ति में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। बुद्धि केवल आईक्यू नहीं है, बल्कि कई प्रकार की बुद्धियां हमारे सोचने, सीखने और समस्याओं को हल करने में हमारी मदद करती हैं। ऐसा मानना था हॉवर्ड गार्डनर का। परीक्षाओं में विशेष महत्व रहता है हॉवर्ड गार्डनर का, क्योंकि सीटेट, सुपरटेट, रीट तथा अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अक्सर इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सरल भाषा में संपूर्ण व्याख्या की जाएगी और ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कौन थे हॉवर्ड गार्डनर। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, जिनका कि जन्म 11 जुलाई 1943 को अमेरिका में हुआ था। बहुत ही प्रमुख इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रही है, कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। पुस्तक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। 1983 में इसको रिलीज़ किया गया था। इन्होंने बुद्धि की परिभाषा को एक व्यापक रूप दिया था और काफ़ी डेप्थ में समझाने की कोशिश इनके द्वारा की गई थी। क्या कहता है बहुबुद्धि सिद्धांत, तो हम आपको बताते चलें। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक नहीं है, बल्कि कई प्रकार की होती है। हर व्यक्ति में ये सभी बुद्धियाँ अलग अलग स्तर पर होती हैं, बशर्ते कि व्यक्ति अपने स्तर को समझ सके और उसी स्तर की ओर उसका विकास किया जाए, जो शिक्षकों को बुद्धि विकास करने में, बाल विकास करने में और बालक के संपूर्ण विकास में मदद करती है। सबसे मुख्य बिंदु आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि अपनी अपनी ताकत के अनुसार सीखते हैं। इन्हीं का मानना था शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे की अलग अलग बुद्धि को पहचानना और उसे विकसित करना होना चाहिए, न कि अपने द्वारा सिर्फ एक टारगेटेड वर्ग पर पीछे पड़ जाया जाए। उन्होंने ही बताया कि यह सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझाने में अत्यंत सहायक होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, जिसको कि अंग्रेजी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में अपनी अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टर होते हैं, अपने अपने किसी दिशा में विकास करने वाली बुद्धि होती है। उसी दिशा में उसका विकास किया जाए तो प्रयास सफल और सरल भी होता है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए तथा ज़रूरतमंदों तक शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा लिया गया ये कंटेंट बहुत ही सरल भाषा में आपको सीडीपी सिखाने के काम आता रहता है। जब बात करते हैं 8 प्रकार की बुद्धियों की, तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो बुद्धि का नाम दिया था वो था भाषिक बुद्धि, जिसको लैंग्विस्टिक भी कहते हैं। शब्दों के प्रयोग और भाषा को समझने की क्षमता जो है, ये भाषिक बुद्धि कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि इस दिशा में आगे बढ़ा जाए तो व्यक्ति लेखक, कवि, एक अच्छा वक्ता या पत्रकार बनने की संभावना रखता है। बात कर लेते हैं दूसरे प्रकार की प्रमुख बुद्धि की, जो है तार्किक एवं गणितीय बुद्धि, जो आजकल के ट्रेंड में पर्याप्त या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। या कह सकते हैं प्रायः सभी को इसी दिशा में धक्का दिया जा रहा है, भले ही वह उस प्रकार की बुद्धि का है या नहीं है। जो दूसरे प्रकार की बुद्धि है वह है तार्किक या गणितीय बुद्धि, जिसको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें व्यक्ति तर्क करना, गणना करना और समस्या समाधान जैसी क्षमता धारण करता है। उदाहरण के लिए, इस दिशा में बढ़ने वाले लोग प्रायः वैज्ञानिक, गणितज्ञ या फिर इंजीनियर हुआ करते हैं। जब बात करते हैं विजुअल, स्पैटिकल अथवा दृश्य स्थानिक इंटेलिजेंस की, तो इसमें विद्यार्थी के भीतर चित्र, आकार, रंग और स्थान को समझने की क्षमता होती है और प्रायः ऐसे विद्यार्थी चित्रकार, वास्तुकार, डिजाइनर अथवा फोटोग्राफर बनते हैं। प्रश्न कई बार इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि यदि किसी विद्यार्थी के अंदर एक अच्छे चित्रकार या वास्तुकार बनने के लक्षण हैं, तो यह किस प्रकार की बुद्धि का प्रयास यहाँ पर देखा जा सकता है, तो वह बुद्धि दृश्य या स्थानिक बुद्धि कहलाती है। बात करते हैं शारीरिक या गतिशील बुद्धि, तो शरीर के अंगों का प्रयोग करके विभिन्न कार्यों में कार्य बढ़ाने की जो क्षमता होती है, इस प्रकार की क्षमता किस प्रकार के बहुबुद्धि सिद्धांत के किस बुद्धि में आती है, तो सही जवाब है इसका आपका शारीरिक गतिशील बुद्धि। उदाहरण के अंतर्गत खिलाड़ी, अभिनेता, योग प्रशिक्षक या अच्छे डांसर्स या नर्तक जो होते हैं, वो प्रायः इसी प्रकार की बुद्धि के धारी होते हैं। पांचवी बुद्धि, जिसको कि म्यूजिकल या फिर संगीतात्मक बुद्धि कहते हैं, नाम से ही आप समझ सकते हैं, संगीत, लय, स्वर और ताल की अच्छी समझ रखने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वे इस कैटेगरी में आते हैं। उदाहरण होता है गायक, संगीतकार, वादक, संगीत शिक्षक, ये सभी म्यूजिकल बुद्धि वाले हुआ करते हैं। छठवीं और सातवीं प्रकार की बुद्धि में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इनके नाम बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें अंतर बहुत बड़ा होता है।
छठवीं बुद्धि जिसको अंतर व्यक्तित्व यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी कि अंतर व्यक्तित्व की बुद्धि कहा जाता है। ये दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके साथ प्रभावी ढंग से संपर्क बनाने की क्षमता होती है। यह बुद्धि प्रायः शिक्षकों, नेता और काउंसलर और समाजसेवियों में जरूर पाई जाती है, क्योंकि इनमें आवश्यकता भी होती है, इनके इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है दूसरे की भावनाओं को समझना, उस हिसाब से उनके ऊपर अट्रैक्ट करना, इंटरेक्ट करना। सातवीं बुद्धि का नाम इससे मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा अंतर है। अंतरा व्यक्तित्व क्षमता जिसको इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसके तहत व्यक्ति दूसरों की नहीं बल्कि स्वयं की बात की जाती है। स्वयं के भीतर जो विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, उनको बहुत गहराई से समझने की इच्छा या क्षमता रखता है। ऐसे लोग प्रायः लेखक, दार्शनिक या फिर स्वप्रेरित व्यक्ति हुआ करते हैं। बात करते हैं इनकी 8वें प्रकार की जो इन्होंने बुद्धि बताई थी वो बुद्धि सिद्धांत में, उसको डेप्थ में ले जाते हैं। तो वह थी नेचुरलिस्टिक अर्थात प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि वह हुआ करती है जब व्यक्ति प्रकृति, पौधों, जानवरों और पर्यावरण को समझने की क्षमता बहुत विशेष रखता है। ऐसे लोग प्रायः पर्यावरणविद, किसान या फिर जैव वैज्ञानिक प्रकार के हुआ करते हैं। तो ये आपकी 8 प्रकार की बुद्धियाँ थीं जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, जिनसे आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि अधिक है और वह किस दिशा में जाने की ओर है। तो उसी ओर जाने का यदि आप उसे थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो अधिक लाभ होगा, जबकि यदि आप उस व्यक्ति को उसकी बुद्धि से अगेंस्ट कहीं अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं या किसी अन्य बुद्धि में ले जाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ प्रयास अधिक और मिलने वाला फल उतना उपजाऊ या उतना रिफ्लेक्टिव नहीं हुआ करता है। तो हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत जो बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है, कई एग्जाम से पूछा जाता है, उसको हमने डेप्थ में आपको समझाया। निश्चित तौर पर यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। आगे हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू और एमसीक्यू पर भी, किंतु उससे पहले एक चीज़, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक कर दिया करें और ज़रूरतमंदों तक शेयर कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलते। आगे और बढ़ते हैं वीडियो के अंतिम पड़ाव की ओर, जो सबसे महत्वपूर्ण भी रहता है, जिसमें हम आपसे पीवाईक्यू की चर्चा कर लेते हैं। आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि आपने इस वीडियो सेशन में जो पढ़ा उसका आपका कितना हिस्सा आपको याद रहा है, और साथ ही किसी न किसी ट्रिक की बात करते हैं। तो पीवाईक्यू में सबसे यही प्रश्न है जो अभी आपके लास्ट ईयर के भीतर चर्चित रहे हैं और विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उत्पादित सिद्धांत कौन सा है? नैतिक विकास का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत या फिर अधिगम का सामाजिक सिद्धांत? तो सही जवाब है आपका, आपको अभी तक याद आ चुका होगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिस पर हमारा पूरा सेशन ये चलता रहा है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के सिद्धांत का भाग नहीं है? दी गई है आपको भाषिक बुद्धि। दूसरा ऑप्शन रहता है तार्किक गणितीय बुद्धि। अगला ऑप्शन है आपके पास सामाजिक बुद्धि या फिर भावनात्मक बुद्धि। तो बात की जाए गार्डनर की तो उन्होंने भावनात्मक बुद्धि की कोई भी बात कहीं पर नहीं की है। वो बुद्धि सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की कितनी बुद्धियाँ हुआ करती हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है, 1, 2, 4 या फिर अनेक। तो सही जवाब आपको दिया जाता है अनेक। यदि आपको कभी इस प्रकार डायरेक्ट संख्या पूछी जाए तब आपका ऑप्शन 8 रहता है, तो आप 8 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी प्रकार की बुद्धियों को आसानी से याद रखने के लिए एक सामान्य सी ट्रिक बनाई गई है। पहले अक्षरों को लेते हुए, जिसको आप यदि किसी म्यूजिकल वे में गाते हैं, तो भा ता दृशा सा सम अम प्रा, जिसमें आपकी 8 बुद्धियों का नाम लिया गया है। सबसे पहले भा से भाषिक, ता से तार्किक रहेगा आपका, द से दृश्य से संबंधित और शा से शारीरिक। जब बात करते हैं दोबारा सा आता है तब वह संगीतात्मक। अंग आपका 2 बार है, तो अंग के लिए आपको याद रखना है अंतर व्यक्तित्व और अंता व्यक्तित्व, ये 2 प्रकार की अलग अलग चीज़ें हैं। और प्र से आपको याद रखना है प्राकृतिक। इस प्रकार से 8 बुद्धियाँ आपको याद रखनी हैं। 8 प्रकार की बुद्धियाँ इस टॉपिक में आपने पढ़ी। व्यक्ति की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, ये सब जहाँ मिल जाए आपको तुरंत टिक कर देना है किसको? हार्वर्ड गार्डनर को। प्रत्येक बच्चे में सभी बुद्धियाँ पाई जाती हैं, ऐसा नहीं होता है, सभी में अलग अलग प्रकार की होती हैं। किसी में किसी की मात्रा अधिक, किसी की कुछ कम, या किसी प्रकार की बुद्धि नहीं भी हो सकती है, किंतु ये बुद्धियाँ अलग अलग होती हैं, इनका महत्व अलग होता है। शिक्षा को व्यवहारिक बनाया गया हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर जोर दिया गया। ऐसी कोई प्रश्न में शब्द आता है तब भी आपको सिर्फ टिक करना है बहुबुद्धि सिद्धांत या हार्वर्ड गार्डनर का नाम मिलता है तो हार्वर्ड गार्डनर। निश्चित तौर पे ये सेशन आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहेगा यदि आप इससे जुड़े रहते हैं। वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगे तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास सेव रखिएगा कहीं पर। यदि आपका जस्ट कोई एग्जाम लगा हुआ है तो जस्ट नाइट पहले आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इंपॉर्टेंट नोट्स इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर कहीं पर सेव कर सकते हैं। अपने मित्रों को भी इस प्रकार के वीडियो के बारे में सचेत कीजिए, उनको शेयर कीजिए। आपको स्वयं में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज़ में लगातार हम अभी तक कई मनोवैज्ञानिकों को क्लियर कर चुके हैं आपके लिए, और फ्यूचर में अन्य भी कई नए मनोवैज्ञानिकों को हम इसी सीरीज़ में लाने वाले हैं, जिनकी डिटेल एनालिसिस करने के बाद या पूरी प्लेलिस्ट समझ लेने के बाद मुझे नहीं लगता है कि साइकोलॉजी में आपके लिए कोई भी प्रश्न समस्या बनने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को पूरा देखा है, जिन्होंने क्लास को पूरा अटेम्प्ट किया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।